तो स्टार्टिंग आवर क्लास, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 11, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पहले 10 11 करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 में एंगल्स की बात की हुई है। ये भी वैसे सिंपल से क्वेश्चन है बट फिर भी यूजफुल रहते हैं, तो हम देख लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 11 की बात कर रहा हूँ पहले मैं, 10 11 12 की। तो इनमें से मैं आपको एक पार्ट कर देता हूँ, बाकी बात आपको खुद समझ में आ जाएगी। तीनों पार्ट्स में सेम काम है। क्वेश्चन नंबर 12 तो और सिंपल है, स्लोप जारे गिवन है। आपको कहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स विद द गिवन वर्टिसेस। तीन वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल गिवन है ए बी एंड सी। ठीक है, आपको ये तो पता है कि एंगल्स जो हैं बेसिकली वो तीन एंगल्स बन रहे होते हैं। तो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल। ठीक है बेटा। ओके, सो ए बी सी हमारे पास तीन वर्टिसेस गिवन है। हमें एंगल्स फाइंड करने तीन। हम इनको अल्फा, बीटा, गामा, या अल्फा 1 या अल्फा 2 अल्फा 3 भी कह सकते हैं। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 भी कह सकते हैं। बुक में थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 का कॉन्सेप्ट है, तो मैं वही लिख लेता हूँ। ठीक है, ये थीटा 2 है। सो तीन एंगल्स निकालने हैं हमें। वी नीड टू फाइंड थ्री डिफरेंट एंगल्स। और 10 11 12 की बात करूँ तो तीन वर्टिसेस गिवन है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 में आपके पास ए की वैल्यू गिवन है 1 2, और बी की वैल्यू गिवन है 3 4, एंड द लास्ट वर्टेक्स इज 2 5। तो तीन वर्टिसेस गिवन है। नाउ वी नीड टू फाइंड द एंगल्स। कैसे एंगल फाइंड करेंगे, याद रखिएगा, एंगल्स के लिए स्लोप होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? वो टेन अल्फा प्लस बीटा के माइनस बीटा के फॉर्मूले से बना हुआ है। ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू M2 M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। ठीक है, और इसमें एब्सोल्यूट लगा दें तो इट्स बेटर कि आपके पास पॉजिटिव आंसर आएंगे। ठीक है, सो हम सारी बात जो कर रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस की कर रहे हैं। टेन थीटा बराबर होगा M1 - M2 अपॉन M1 + M1 M2। ठीक है, सो अब ये स्लोप होना जरूरी है, अदरवाइज स्लोप के बगैर काम नहीं हो पाएगा। तो इट मीन्स हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। कितने स्लोप्स बनेंगे इस ट्राइंगल के, आपको पता है अच्छे से। ए से बी एक स्लोप बनेगा, इसको हम M1 कह देते हैं। बी से सी एक स्लोप बनेगा, M2 कह देते हैं। और सी से ए एक स्लोप बनेगा, विच इज M3। तो सीक्वेंस वाइज आप स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ एवरी वर्टेक्स, मतलब एवरी साइड का हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि पॉइंट्स गिवन है, सो स्लोप निकाल लेते हैं हम पॉइंट्स के फॉर्मूले से। एक दफा फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। ए बी तो फर्स्ट स्लोप है, इसको हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो जब हम ए की बात कर रहे हैं तो ए का पॉइंट जो है बेटा हमारे पास 1 2 है, तो फिलहाल ये x1 y1 हो जाएगा। और पॉइंट जो बी का है वो होगा 3 4, वो अगेंस्ट दिस, मतलब इस कंडीशन में x2 y2 हो जाएगा। नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो M1 का फॉर्मूला, M1 का हो या M2 का, सबका फॉर्मूला सेम है, बस वो कंडीशन के हिसाब से x1 y1 x2 y2 आप खुद डिसाइड करोगे क्या होगा। ठीक है, तो y2 की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो आ रही है 4, और y1 की वैल्यू है 2, तो इट विल बिकम 4 - 2। और x2 - x1 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2/2। आंसर आ जाएगा 1। फिर सिमिलरली हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ बी सी। बी से सी का स्लोप निकालेंगे, तो बी से सी का स्लोप क्या कहलाता है? M2। तो उसके लिए कंडीशन में वही, अब बी की वैल्यू जो है वो पहले आ रही है और सी की वैल्यू बाद में आ रही है, विच इज 2 5। तो अब ये हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 एंड y2। और जब हम स्लोप निकालेंगे तो आप फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा, मैं फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। तो ये हो जाएगा 5 - 4 अपॉन 2 - 3, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ सी ए। तो स्लोप ऑफ सी ए कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। स्लोप ऑफ, इसको भी आगे निकाल लेते हैं।
स्लोप ऑफ सी ए। अब सी की वैल्यू पहले है, ए की वैल्यू बाद में है। तो सी का पॉइंट हमारे पास क्या था? वो था 2,5। ठीक है। और ए का पॉइंट था 1,2। 2,5 एंड 1,2। सो अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 एंड y2 हो जाएगा। और स्लोप निकालेंगे m3, तो ये हो जाएगा 2 - 5 अपॉन 1 - 2। सो इट विल बिकम -3 अपॉन -1, या इसको हम 3 लिख दें। ठीक है। तीन स्लोप निकल गए, और m1 m2 m3। सो अब आपको एंगल्स निकालने हैं ना, तो हम बात कर लें एंगल की। बात समझ में आ गई, स्लोप क्यों निकालें। थीटा 1 निकालने के लिए हमें जो स्लोप एंगल यूज करना है ना बेटा, वो आपके पास देखें कौन स्लोप कौन सा है। थीटा 1 की बात कर रहे हैं, तो थीटा 1 जो बेटा यहाँ पे है। ठीक है। और थीटा 1, और थीटा 1, बात हो रही है थीटा 1 की। थीटा 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थीटा 1 के लिए वर्किंग करते हैं बेटा। और थीटा 1 के लिए आपने देखा इस जगह यूज हो रहा है, तो दो स्लोप यूज कौन से हो रहे हैं? m1 और m3। तो टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसमें आ जाएगा m3 - m1 अपॉन 1 + m1 m3। ठीक है। m3 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? 3। फॉर्मूले का माइनस, m1 की वैल्यू 1 आई थी, अपॉन 1 + m1 की वैल्यू क्या है? 1, और m3 की वैल्यू 3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये है कि आप लोगों ने ना एक चीज पे फोकस ये करना है कि आपने किसको पहले रखना है फॉर्मूले के दौरान। m1 पहले लिखना है, m2 पहले लिखना है, m3 पहले लिखना है। उसके लिए सिंपल सी कंडीशन आपने देखा होगा, ये मैंने एरोज बनाया ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल के रोटेशन को मेजर करते हैं। सो यहाँ पे ए निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो जिस डायरेक्शन पे, जिस लाइन के ऊपर डायरेक्शन जा रही है, उसको पहले लिख लिएगा, जो बाद में जिसको जिसके स्टार्ट हो रही है वो बाद में लिख लिएगा। इसलिए m3 - m1 लिखा है। ठीक है। इसका मतलब मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये है ना ए, थीटा 1, तो इसकी डायरेक्शन यूं है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूं होगी ना इसकी। सो इस सामने वाली साइड पे जा रहा है, इसलिए m3 को पहले लिया, m1 को बाद में लिया। ठीक है। सो आप जरा इसको सॉल्व कर लें। 3 - 1 2 होता है, नीचे 4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। टेन इनवर्स निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan−1 1/2। तो tan−1 1/2 का आंसर आपका आ जाएगा, तो थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी इस तरह बेटा। ठीक है। फिर हम निकालेंगे सेम मेथड से बाकी। तो इसका आंसर बता दें, क्या आंसर आ रहा है? tan−1 1/2। कैलकुलेटर को डिग्री में करके सॉल्व करिएगा। tan−1 1/2 का आंसर आया 26.56। ठीक है। इसके बाद आप थीटा 2 निकालोगे। थीटा 2 कैसे निकालेंगे? थीटा 2 के लिए आपके पास देखें, जो स्लोप यूज हो रहा है उसमें m1 आएगा, फिर m2 आएगा। ठीक है। तो हम देख लेते हैं थीटा 2। इसके बाद बात होगी थीटा 2 की। तो थीटा 2 कैसे निकलेगा? फॉर थीटा 2, तो आपके पास जो वर्किंग होगी थीटा 2 के लिए वो ये होगी कि tan θ2 = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। m1 की वैल्यू हमने निकाली थी 1 है, और माइनस m2 की वैल्यू -1 है, अपॉन 1 + 1 माइनस प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। सो ऊपर तो 2 आ रहा है, नीचे जो आ रहा है अनडिफाइन है। अब कोई कैलकुलेटर इसका आंसर नहीं देगा, बट हमें अच्छे से पता है कि जब इन्फिनिटी इन्फिनिटी आता है तो हमारा आंसर आता है 90 डिग्री। ठीक है। डिनोमिनेटर में क्योंकि 0 आ रहा है। ठीक है। तो उसके बाद हम निकालेंगे थीटा 3। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे स्टॉप कर दिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, रिमेनिंग आपने खुद ट्राई करने होंगे, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप खुद से मुझे स्टॉप कर देंगे तो बात कंप्लीट भी हो तरीके से हो जाएगी। थीटा 3 की बात करें, थीटा 2 सॉरी हो चुका, थीटा 3 निकालना है अब। तो थीटा 3 निकालेंगे। थीटा 3 के लिए क्या करेंगे? थीटा 3 के लिए देखें कौन से, थीटा 3 के लिए आपके पास डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी हुई है, इस तरफ होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो m3 - m2 हो जाएगा।
सही थी डायरेक्शन मिलके। डायरेक्शन सही है। M2 पहले आएगा, M3 बाद में आएगा इसमें। M2 tan θ3 इज इक्वल्स टू M2 - M3 अपॉन 1 + M2 M3। ठीक है। तो M2 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ रही है, -1, फॉर्मूले का माइनस, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। 1 + M2 की वैल्यू अगेन -1 और M3 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन नीचे आ जाएगा -2। तो आंसर 2 आ रहा है। θ3 इज इक्वल्स टू tan−1 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा θ3 का। तो tan−1 2 करें तो क्या आंसर आएगा, 63.434। तो आपके पास इस तरह से तीनों आंसर्स आ गए बेटा, θ1 θ2 θ3। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कंप्लीट कर सकेंगे। तो आई गेस ये क्लियर हो चुका होगा आपको, इतना सिंपल था, इसमें मुश्किल तो कोई नहीं था, बट ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, इसमें वर्किंग थोड़ी ज़्यादा है। तो इसको देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें इसमें ना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं अब, ताकि हम लॉन्ग की चीज़ों को कवर कर लें। तो इसकी आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा, उसके परेशान मत होइएगा कि कैसे करें क्या करें। मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ना 2 पार्ट्स आपको मैं करा दूं, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट और आगे के कॉन्सेप्ट से चीज़ें कंफर्म हो सकें। क्योंकि ना ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बता दें, वरना फिर मैं 1 मिनट का, मतलब 1 मिनट तो नहीं खैर, विदिन 3 to 4 सेकंड स्टार्ट करता हूँ उसको। जी बेटा, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। जी बिल्कुल बेटा, सेम आंसर आएंगे, बिल्कुल सेम आंसर आएंगे। बस सिर्फ समझाने के लिए, ताकि बुक की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और वो तरीकेकार भी समझ में आ जाए कि आंसर इसके सेम आते हैं, तो बस इसलिए बताया, वो आंसर सेम आते हैं। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। मैंने जब पढ़ा था तो उस टाइम मैंने ये बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और अभी भी कहूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉडलेस है ना। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो हम पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है। सो बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब। और क्वेश्चन नंबर 9 में ना इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है थ्रू थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। मतलब ये है कि जो आपके पास लाइन है ना, वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है। मतलब आपको दो लाइंस पहले से गिवन है, आपको थर्ड लाइन फाइंड करनी है। दो लाइंस पहले से गिवन है, इस तरह करके दो लाइंस आपको पहले से गिवन है। आपको कह रहे हैं इसके बीच से एक लाइन पास कर रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है जितनी भी दी है। समझ लेंगे दो लाइंस पास कर रही है, एक लाइन है रेड वाली, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है उन्होंने आपको कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करें। इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है हमें, इक्वेशन को फाइंड करना है। ठीक है। अब इस इक्वेशन को फाइंड करना है बेटा हमें, तो कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है। तो इसको लाइन 1 कह रहे हैं, जो आपको पहले से दी है, लाइन 1 और लाइन 2। और यहाँ पे कंडीशन यूज करवाते हैं, ये L1 + K L2 = 0। अब आप इस मेथड से करना चाहो तो इस मेथड से कर सकते हो, और इस मेथड से ना करना चाहो आप, अगर आप प्रीवियस मेथड से करना चाहो बेटा, शौक से जब उससे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। काम दोनों तरीके से हो जाता है। ठीक है। बट आपने ये करना होता है कि आपने मेथड को सही से समझ के करना है ना। तो L1 + K L2 = 0 से आप करो काम, या फिर आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, आप उससे करो। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपका आंसर इन दी एंड इवेंचुअली सेम आता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सेकंड मेथड से करूँ, जो आपने 7.3 पढ़ी थी ना, जिसमें मैंने आपको इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था और कहा था कि लास्ट की 10 मिनट्स की वीडियो देख लो जो आपसे शेयर की थी। तो अगर आपने वो देख लिया तो फिर आपको ये कराना और समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है एज कम्पेयर टू जो एंगल का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा देख लें। मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ आपको। विदाउट दिस मेथड L1 + K L2 = 0। और अगर समझ में आए तो वेल एंड गुड, फिर हमारे बाकी पार्ट्स भी आराम से हो पाएंगे। बट अगर ना आए तो फिर मुझे बता दिएगा, मैं इस मेथड से भी फॉलो करके करा दूंगा आपको, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। सो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कराऊँ ना, तो आपको काम करने में भी समझ में आ जाएगा और आसानी से हो जाएगा। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाह रहा हूँ, 9 के फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। 9 का फर्स्ट पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 1। आपको दो इक्वेशन गिवन है इसमें। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y + 1, 2x + 3y + 1 = 0। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x - 4y = 5, 3x - 4y = 5 की जगह -5 = 0 लिख दें तो बात एक ही है। ठीक है। और आपको क्या कहा हुआ है, पासिस थ्रू 2, 1। एक पॉइंट दे दिया जिस लाइन को हमें फाइंड करना है ना बेटा, पासिंग थ्रू 2, 1।
मतलब हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके बारे में बता दी कि वो यहाँ से पास करिए, फाइंड दी इक्वेशन। हमें जिस इक्वेशन को फाइंड करना है वो इससे पास कर रही है। तो इस तरह की इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो अब आपको जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके बारे में ये बता दिया है कि वो जो इक्वेशन है जो आपको फाइंड करनी है उसका पॉइंट जो है वो 2,1 है, और वो इन दोनों लाइन से भी पास होगी गुजर रही है। दो पॉइंट दो जगह से होगी गुजर रही है, एक तो इन दो लाइन से। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, और जो हमें लाइन फाइंड करनी है समझ लो ये ऑरेंज वाली लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे एक पॉइंट दे दिया हमें जो यहाँ पे होगा 2,1, और यहाँ से पॉइंट पास करके जा रही है। तो ये इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन। इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये लाइन वन है और ये लाइन टू है। लाइन वन क्या है मेंशन कर देता हूँ, ये है लाइन वन, 2x+3y+1 इक्वल्स टू 0। और लाइन टू बेटा हमारे पास है 3x-4y इज इक्वल्स टू 5 था, मैं प्लस का 5 इधर ले आया तो -5 इक्वल्स टू 0। और हमें लाइन थ्री फाइंड करनी है, और लाइन थ्री के बारे में हमें इतना पता है कि वो पासिंग थ्रू 2,1 है। इक्वेशन इज मिसिंग, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन। सो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, मेरा मशवरा ये है कि आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हम इनका निकालेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो एक पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, एक पॉइंट पहले से पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा इजी मेथड रहता है बनस्बत जो इन्होंने बताया हुआ उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बट इस मेथड से कर लें तो इट विल बी इजी ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो या फिर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इट्स टोटली अप टू यू, आपको जो बेहतर लगे, बट मैं कर रहा हूँ लाइन वन को। मैं ना चाह रहा हूँ कि वाई की वैल्यू सेम बन जाए, तो इसका कोफिशिएंट ना, इस कोफिशिएंट को जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर वाली इक्वेशन से, और इस वाले कोफिशिएंट को जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे वाली वैल्यू से, ठीक है। समझाने के लिए बताया, इसको हटा देते हैं वरना बाद में आपको समझ में नहीं आएगी ये क्या लिखा मैंने। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लाइन वन को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ मैं, नीचे वाले कोफिशिएंट से, मतलब 4 से। और लाइन टू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और देन एड लाइन वन एंड लाइन टू। लाइन वन और लाइन टू को ऐड कर लूंगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखिएगा, लाइन वन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y को तो 12y आ जाएगा, और 4 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0। लाइन टू को 3 से करेंगे तो 3 3 9x, माइनस का 12y, और माइनस का 15 इज इक्वल टू, सॉरी 15, हाँ 15 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो आपको पता है स्ट्रेट अवे हमारे पास y की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, और x की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये 17x हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास हो जाएगा माइनस का 11। माइनस का 11 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/17, ठीक है। 11/17 एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन वन में पुट कर दो या टू में पुट कर दो, डजेंट मैटर, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पुट कर दो x इज इक्वल टू 11/17 इन इक्वेशन नंबर वन कर दो, तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी x की जगह तो वैल्यू आएगी, एक्स की जगह आएगा 11/17 प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 × 11 22 हो जाएगा। 22 का एलसीएम लेने चले, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, 3y नहीं रखा। ये 22/17 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 22/17, और ये प्लस का वन हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, -22 माइनस का 17/17, ठीक है। और y की वैल्यू अलग करें तो माइनस का 39/17, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1751 हो जाएगा, ठीक है। इनमें आपस में कैंसिलेशन 39 नहीं हो रही है आपस में कैंसिलेशन, तो ये y की वैल्यू और x की वैल्यू आ रही है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करके। अगर आप चाहो तो उसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हो, मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि कैलकुलेटर से वेरीफाई करेंगे कैसे। 13/17, एक सेकेंड, किस टेबल से, अच्छा 3 के टेबल से कट रहा है। 13/17, जजाकल्ला बेटा। और इसको वेरीफाई कैसे करना है कैलकुलेटर से वो भी देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर को, उसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट वेरीफाई कैसे करेंगे। आप लोगों को भी स्क्रीन पे कैलकुलेटर नजर आएगा, 2 मिनट होल्ड करिएगा।
तो कैलकुलेटर देखिएगा, स्क्रीन पे आप लोगों के पास शो हो रहा होगा। तो अब कैलकुलेटर में वही जो इक्वेशन मैं पुट करके आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। वो इक्वेशन पे गए, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आए, साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास आ गई। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? हमारे पास इक्वेशन थी 2x, सिर्फ नंबर लिखने 3y 1 इज इक्वल टू 0 था, फिर 3x -4y -5, अब -11/17 और 13/17 आ रहा है। तो देखिए हमारे पास वही आंसर आ रहा था। ठीक है। सो अपने आंसर्स को हमने वेरीफाई किया, और उसके बाद हमारे पास अपने आंसर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू आ गई, देखिए हमारे पॉइंट आ गया एक्स कॉमा वाई का, वो आया 11/17 और माइनस का 13/17। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, और दूसरा पॉइंट गिवन है, एंड अदर पॉइंट ऑलरेडी गिवन था हमें, उसको हमने कैसे यूज करना है, वो हमें गिवन था 2,1। ठीक है। तो जब पॉइंट पता है तो इक्वे लाइन 3 को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है, वो एक दफा देख लेते हैं। टू पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने x1 y1 किसको कहा, x2 y2 किसको कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाता है। क्योंकि इक्वेशन में इतना मसला नहीं, इक्वल टू 0 है ना, एक्स वाई ऐसे ही आएगा, 1 ऐसे ही आएगा। x1 की जगह अगर मैं 11/17 और x y की जगह y1 की जगह -13/17 लिख दूँ, फिर x2 की जगह 2 और y1 की जगह 1 और इज इक्वल टू 0। अब जब डिटर्मिनेंट लूंगा तो बेटा हमारे पास आंसर में आएगा x -13/17 1 1 1, फिर सेकंड की साइन चेंज 11/17 2 1 1, एंड लास्ट में प्लस का 1, और 11/17 माइनस का 13/17 2 एंड 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, हम जब सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो -13/17 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 13/17 ही आएगा, फॉर्मूले का माइनस और 1 1 1, माइनस का y एज इट इज 11/17, और फॉर्मूले का माइनस और 2 1 2, फिर फॉर्मूले का प्लस 11/17, फिर फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 13 to the 26/17 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे बेटा इसका, तो ये हो जाएगा -13 -17/17, और इधर हो जाएगा 11 - 2 7 17 to the 34/17, और जब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसका क्या हो जाएगा 26 + 11 37/17। सबकी वैल्यू में 17 कॉमन है, तो अपॉन का 17 कॉमन लेते हैं तो बचेगा माइनस का 30x माइनस का 34 में से 11 माइनस का 23y और प्लस का 37, और इज इक्वल टू 0। 17 यहाँ डिवाइड कर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और सारी नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे क्योंकि एक्स पॉजिटिव करना होता है। तो इट विल बिकम 30x + 23y माइनस का 37 इक्वल्स टू 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, लाइन 3 की इक्वेशन। ठीक है। तो ये मेथड था जो मुझे तो आसान लगता है, बट अगर आपको लेंदी लगता हो तो आपके लिए एक और हल है मेरे पास, जिसको मैं सेकंड क्वेश्चन में उस मेथड से करा दूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दूसरा काम करते हो तो ये भी ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपके पास, लॉन्ग ट्री जो क्वेश्चन बनता है, और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, पार्ट नंबर 5 कर देता हूँ। ठीक है। पार्ट नंबर 5 में भी वही बात की हुई, दो इक्वेशन गिवन है, और अब जो थर्ड इक्वेशन निकालनी है उसके लिए हमें पॉइंट नहीं गिवन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ओरिजिन दिया हुआ है, तो ओरिजिन का मतलब 0,0 होता है। ठीक है। पैरेलल का मतलब दो स्लोप अगर बराबर आ जाए, और परपेंडिकुलर मतलब अगर दो स्लोप की कंडीशन अप्लाई हो रही है, m1 × m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, आपको थर्ड इक्वेशन के बारे में बता दिया जो परपेंडिकुलर है इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर है, तो कोई मसला नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले मेथड से करना है या फिर हम मेथड जो बुक में 11 + k L2 दिया हुआ उससे करना है, जल्दी से बता दो ताकि फिर मैं इस चीज़ को करा के एटलीस्ट चीज़ को क्वेश्चन को वाइंड अप तो करूँ। अगर आपको ये मेथड जो मैंने बताया वो समझ में आता है, जितने भी लोग सुन सके, तो जितने भी लोगों ने सुना उसके हिसाब से मुझे बता दो बेटा कि आप बताओ किस मेथड से सूटेबल रहेगा, मेथड चेंज करूं या फिर इसी मेथड से करा दूं।
कहाँ 23 y आ रहा है माइनस का? मैं देख लेता हूँ बेटा उसको। जी बेटा वो प्लस का आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, साइन यहाँ पे माइनस की आएगी, जज़ाकल्लाह बेटा आपने बताया। वो माइनस माइनस प्लस हो जाना था, फिर साइन चेंज हो गया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मुझे इनमें से बता दो। L1 प्लस के L2, ठीक है, हाँ दोनों मेथड का टेस्ट हो जाएगा। अच्छा देखें पार्ट नंबर 5 में क्या है। याद रखिएगा बस, ये जो L1 प्लस के L2 इक्वल टू जीरो, ये लाइन ऑफ फैमिली निकालने के लिए के का मतलब कोई भी कांस्टेंट। जब वो कांस्टेंट पता चल जाता है तो आपको कोई भी इक्वेशन फाइंड करनी हो तो वो फाइंड हो सकती है। उस के हिसाब से वैल्यू में चेंज आता है तो उस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो पार्ट नंबर 5, 5x - 6y = 1। मैं वैसे ही अरेंज करके लिख रहा हूँ, 5x - 6y - 1। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9। पहली इक्वेशन गिवन है 5x - 6y - 1 = दूसरी इक्वेशन में 3x + 2y + 5। लाइन 2 इज 3x + 2y + 10 मिनट बचे नंबर 5, परपेंडिकुलर टू 5x 5y - 3x = 11। परपेंडिकुलर टू -3y = 11। 5x - 3y = 11, यही है। नहीं उल्टा है, 5y - 3x = 11। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ ये क्या इन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में। देखें आपके पास कंडीशन ये है कि दो लाइंस है आपके पास, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। और हमें जो लाइन फाइंड करनी है वो ग्रीन वाली लाइन है, जो इससे इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। एक और लाइन आ गई है अब जो परपेंडिकुलर है इससे, पर ये नहीं पता इसका ताल्लुक दूसरी लाइनों से है भी या नहीं है, बट इतना पता है ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, मतलब 5y - 3x = 11। अब आपको L1 प्लस के L2 से ना आपको इक्वेशन नंबर 3 डायरेक्टली पता चल जाती है, विच इज L3 = L1 प्लस के L2 = 0। तो L1 की वैल्यू हम लिख देंगे पूरी, L1 की वैल्यू है हमारे पास 5x - 6y - 1। प्लस का के एज इट इज लिखेंगे, L2 की वैल्यू है 3x + 2y + 5, ब्रैकेट लगा के इक्वल टू 0। अच्छा इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करके ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 5x - 6y - 1 प्लस का 3kx प्लस का 2ky प्लस का 5k = 0। आपने इस इक्वेशन में से x कॉमन ले लेना ताकि वो सेपरेट हो सके, तो 5 + 3k आ जाएगा, और प्लस का y कॉमन लेंगे तो माइनस का 6y, सॉरी माइनस का 6, और प्लस का 2k आ जाएगा, ठीक है। और बाकी कांस्टेंट बचे -1 और प्लस का 5k। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे। इसके बाद हमें ना ये पता है कि ये जो इक्वेशन है ना इसका स्लोप निकाला जा सकता है, इसका स्लोप, और जो दूसरे है ना इसका स्लोप परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन ए निकालते हैं, स्लोप ऑफ इक्वेशन ए। स्लोप इक्वेशन से निकालने का फॉर्मूला होता है स्लोप फ्रॉम इक्वेशन, स्लोप फ्रॉम इक्वेशन। तो फॉर्मूला होता है, अगर आप डेरिवेटिव की फॉर्म में समझो तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ax + by, सॉरी हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है, तो वो होता है ax + by + c = 0। जब डेरिवेटिव आपको आते हैं इसलिए तो बताना आसान है, ax का डेरिवेटिव लेंगे a आ जाएगा, by का b dy/dx आ जाएगा, और c कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस का a उधर जाके माइनस हो जाएगा, और b जो है वो मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस का a/b हो जाएगा। बेसिकली इक्वेशन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x के साथ जो वैल्यूज को हम a कह रहे थे और जो y के साथ वैल्यूज को b कह रहे थे, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा -1 a/b, मतलब माइनस फॉर्मूले का a की वैल्यू 5 + 3k और b की वैल्यू -6 + 2k। और हमें पता है कि इट इज ऑल्सो इक्वेशन जो है लाइन 3 का अगर स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ लाइन 3 वन दे बोथ आर परपेंडिकुलर, तो हम उस हिसाब से हमारे पे वर्किंग करने में आसानी हो जाएगी हमें। सेम फॉर्मूले से उसका भी स्लोप निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा m2 = ये इक्वेशन लिखी हुई ना। तो इसमें a की वैल्यू क्या है बेटा, -3, और b की वैल्यू क्या है 5, तो आ जाएगा 3/5। सिंस इक्वेशन ए
एंड लाइन 3 आर परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर है तो कंडीशन आपको पता है परपेंडिकुलर की क्या होती है। परपेंडिकुलर की कंडीशन हमारे पास ये होती है कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 बराबर होता है -1 के। m1 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, वो है -5 + 3 के, और माइनस का 6 + 2 के, और यहाँ पे आ रहा है 3/5 = -1। अच्छा, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल कर लें पहले, तो फिर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लें, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 को 5 से करें तो 15, 3 को 3 से करें तो 9 के, और 5 मल्टीप्लाई बाय -6 -30 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 5 × 10 के की वैल्यूज को अरेंज करेंगे और -30 इधर ले आएंगे तो 15 + 30 हो जाएगा, और 10 के पास जाके प्लस का 9 के माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा के की वैल्यू 45 आ रही है। बस अब हमें के की वैल्यू पुट करनी है, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें k = 45 इन इक्वेशन नंबर ए। जो मिस्टेक हो प्लीज बता दिएगा, क्योंकि मैं शायद थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। तो के की वैल्यू आपके पास जो आ रही है, जहां जहाँ के नजर आए अपने इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो एक्स के बाद हमारे पास 5 + 3 के एक्स, 5 + 3, और के की जगह 45, प्लस वाई -6 + 2 के, -6 + 2 के की जगह 45, माइनस का 1 प्लस 5 के, 5 ऐसे ही आ जाएगा, के की जगह आ जाएगा अगेन 45 = 0। सो बेटा हमने के की वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाई 3 135, 135 + 5 हो जाएगा 140, और इसी तरह सिमिलरली हो जाएगा 90, 90 -6 हो जाएगा 84, और ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 225, 225 में माइनस करेंगे तो 224। इसके बाद आप जो कॉमन निकल सकते हो कॉमन ले लो इसमें से, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई गेस इसमें से कॉमन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 4 भी कॉमन निकल रही है। जो कॉमन निकल रहा है मैक्सिमम कॉमन निकालेंगे, वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। जी बेटा बिल्कुल, कर देंगे रिकॉर्डिंग सेंड ना, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको अगर हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करें। अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ इसमें से, तो 4 कॉमन लेने पे बचेगा 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, और एक्स बचेगा 4 कॉमन लो तो 42 आ जाएगा, हाँ 21 आ जाएगा वाई के साथ, और फिर 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, और फिर इसमें से 7 दोबारा कॉमन निकल जाएगा। तो 7 कॉमन लेने के बाद 5x + 3y + 8 = 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5x + 3y + 8 = 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैसे ये ज़्यादा मेथड आसान रहा शॉर्ट करना। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, बट ये अगर आप इस तरह करो तो कोई मसला नहीं है, ना उस तरह करो तो कोई जब भी कोई मसला, तो इस तरह हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आपके पास लॉन्ग के क्वेश्चन में वैसे यही आता है, और एक और कुछ रिलेटेड टू इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी जब आप क्वेश्चन करोगे। बाकी इंशाल्लाह